हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम हियर एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसिडिटी ऑर्डर इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। तो देखिए, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी चल रही थी जिसके अंदर हमने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है एंड जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जितने भी इफेक्ट्स आते हैं, इंडक्टिव, हाइपर कंजुगेशन, रेजोनेंस, मीजोमेरिक, इलेक्ट्रोमेरिक, इन सब इफेक्ट्स के बारे में पढ़ लिया है। तो एक तरीके से कह सकते हो कि हमारी जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जिसे जीओसी कहते हैं, वो कंप्लीट हो चुकी है। जो चीज रहती है वो है इनकी एप्लीकेशन, कि जो हमने पढ़ा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक्स के अंदर, जब उन्हें हमें अप्लाई करना पड़ता है डिफरेंट चीजों के ऊपर, डिफरेंट चीजें फाइंड आउट करने के लिए, तो कैसे करते हैं। तो बहुत सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एप्लीकेशन हो जाती है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास जितने भी रिएक्टिव इंटरमीडिएट है, कार्बोकैटायन हो गया, कार्बन आयन हो गया, फ्री रेडिकल हो गया, इनको कैसे, इनकी स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड होती है, वाया डिफरेंट फैक्टर्स, ठीक है। या फिर हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ हो गई किसी भी कंपाउंड की, या फिर हमारे पास बेसिक स्ट्रेंथ हो गई, ये सारी की सारी हमारे पास एप्लीकेशन होती है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसिडिक कैरेक्टर को लेके, कि हमारे पास डिफरेंट एसिडिक मॉलिक्यूल गिवन है और हमसे पूछा हुआ है कि इन्हें अरेंज करो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर के अकॉर्डिंग। तो हमें कैसे अरेंज करना है, और हमने अभी तक जितने भी इफेक्ट्स पढ़े हैं जीओसी के अंदर, उन्हें हमें इसके अंदर कैसे अप्लाई करके फाइंड आउट करना है कौन ज्यादा एसिडिक होगा, कौन कम एसिडिक होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात जो हमें जाननी है कि एसिड्स क्या होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा बेसिक बता देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना रहे। तो देखिए, हमारे पास एसिड वो होते हैं जो हमें H पॉजिटिव दे, जो हमें H पॉजिटिव डोनेट करें, वो हमें एसिड कंसीडर करने होते हैं इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। बहुत सारे डिफरेंट टाइप के हमारे पास डेफिनेशन है, लाइक अरहेनियस एसिड कंसेप्ट हो गया, हमारे पास ब्रोंसिड एसिड कंसेप्ट हो गया, लेविश एसिड कंसेप्ट हो गया। और लेविश तो ये कहता है कि जो लोन पेयर एक्सेप्ट करता है वो एसिड होते हैं। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हमें जिस डेफिनेशन को बस टिक रहना है वो क्या है कि एसिड वो होते हैं जो कि H पॉजिटिव डोनेट करते हैं। अब एक बात बताओ, मेरे पास कोई भी कंपाउंड है, उससे मैंने एक पॉजिटिव चार्ज एटम जो है निकाल दिया, तो कंपाउंड क्या हो जाएगा मेरे पास, उसके ऊपर कौन सा चार्ज बच जाएगा, नेगेटिव चार्ज। काफी कॉमन सी बात है। एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए मेरे पास एक फिनोल गिवन है, मान लीजिए मेरे पास फिनोल गिवन है, ये फिनोल है, इसको मैं एज ए एसिड कंसीडर करता हूं। और एसिड क्या होते हैं जो कि H पॉजिटिव डोनेट कर देते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा, मेरे पास H पॉजिटिव निकल जाएगा। तो मेरे पास पीछे क्या बन जाएगा, पीछे मेरे पास एक एनायनिक स्पीशीज बच जाएगी, O नेगेटिव बन जाएगी। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मूल मंत्र क्या होता है, अगर आपको एसिडिक स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है तो जितना ज्यादा मेरे पास जो नेगेटिव चार्ज बना है वो स्टेबलाइज हो रहा होगा, उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेरे पास एसिड होगा। एक बात बताओ मुझे, ये H पॉजिटिव डोनेट करेगा, H पॉजिटिव डोनेट करने के बाद मेरे पास एक रिएक्टिव इंटरमीडिएट बन गया, दैट इज जो कि नेगेटिव चार्ज है। अब ये नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा स्टेबल हो रहा होगा, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग, जितना ज्यादा स्टेबलाइज हो रहा होगा ये नेगेटिव चार्ज, उतना ही ज्यादा फॉरवर्ड कन्वर्जन जो है वो फिजिबल होगा, उतना ही ज्यादा फॉरवर्ड कन्वर्जन जो है वो पॉसिबल होगा। क्यों? क्योंकि अगर मेरे पास ये नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज नहीं हो रहा होगा तो ये मॉलिक्यूल क्यों चाहेगा H पॉजिटिव डोनेट करना, ये H पॉजिटिव डोनेट ही नहीं करेगा। और H पॉजिटिव डोनेट नहीं करेगा तो ये क्या हो जाएगा, एक वीक एसिड हो जाएगा। यानी कि मेरे पास कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन वीक एसिड है, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैं फाइंड आउट करता हूं कि H पॉजिटिव निकालने के बाद मेरे पास जो स्पीशीज आई है, मेरे पास जो एक एनायनिक इंटरमीडिएट बना है, उसमें जो नेगेटिव चार्ज है वो कितना ज्यादा स्टेबलाइज है। तो एक तरीके से ये हम साथ के साथ क्या पढ़ लेंगे एसिडिक ऑर्डर के अंदर, कि कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी या फिर एनायनिक स्पीशीज की स्टेबिलिटी हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, राइट। एक तरीके से हमें एनायनिक स्पीशीज की स्टेबिलिटी ही तो फाइंड आउट करनी है। अब एक बात बताओ, ये स्टेबल है, बहुत ज्यादा स्टेबल है। फिनोलिक कंपाउंड काफी अच्छे एसिड होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो नेगेटिव चार्ज है ये किसका पार्ट बन जाएगा, ये रेजोनेंस का पार्ट बन जाएगा। ये नेगेटिव चार्ज जो है डीलोकलाइज हो जाएगा पूरी की पूरी रिंग के ऊपर। और हमें पता है रेजोनेंस जो है वो काफी ज्यादा एक स्टेबलाइजिंग फैक्टर होता है। अब ये नेगेटिव चार्ज यहां पर जाएगा, ये यहां पर चला जाएगा। इस तरीके से हमें दोनों ऑर्थो पोजिशन एंड एक पैरा पोजिशन के ऊपर हमें क्या देखने को मिल जाएगा, नेगेटिव चार्ज का रेजोनेंस देखने को मिल जाएगा। यानी कि मेरे पास एसिडिक स्ट्रेंथ कंप्लीटली किस चीज के ऊपर बेस्ड है कि H पॉजिटिव निकलने के बाद जो एनायन बना है वो कितना ज्यादा स्टेबलाइज हो रहा है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं समझना है, कुछ भी नहीं सोचना है कौन स्ट्रॉन्ग एसिड कौन वीक एसिड। जस्ट H पॉजिटिव निकालो, नेगेटिव चार्ज को देखो कि कितना ज्यादा स्टेबलाइज है, कौन कौन से फैक्टर लग रहे हैं वहां पे, इंडक्टिव है, हाइपर कंजुगेशन है, रेजोनेंस है, मीजोमेरिक है, इलेक्ट्रोमेरिक है, बहुत सारे
सारे हमारे पास इफेक्ट हैं सारे सिखा चुका हूं, इसीलिए तो हम इसे एप्लीकेशन में काउंट करते हैं। क्यों? क्योंकि इस चीज को फाइंड आउट करने के लिए हमने जीओसी के अंदर जो पढ़ा है वो अप्लाई करना पड़ता है। तो ये एक एप्लीकेशन ही तो हुई कि यहां पर मेरे पास नेगेटिव चार्ज है और रेजोनेंस स्टेबलाइज है, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। कहीं पर मेरे पास कोई स्टेबिलिटी का फैक्टर लग ही नहीं रहा होगा तो वो चीज एक अच्छी एसिड काउंट नहीं होगी, सिंपल सी बात है, राइट। तो अब देखिए, अब हम देखते हैं यहाँ पे कुछ इफेक्ट्स के बारे में जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन से इफेक्ट जो हैं वो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करते हैं एंड कौन से कैरेक्टर जो है एसिडिक कैरेक्टर जो है डिक्रीज करते हैं। तो देखिए, मेरे पास जो एसिडिक स्ट्रेंथ है, मेरे पास जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के या फिर कह लीजिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट के। ठीक है, मेरे पास यहां पर मैंने क्या कहा था, O नेगेटिव बना था। अगर ये नेगेटिव चार्ज किसी भी ग्रुप के थ्रू अपने तरफ खींच लिया जाए, कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वो होते हैं जिनको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर मैं इस रिंग के ऊपर कोई भी ऐसा ग्रुप लगा दूं जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो क्या करेगा, इसको इस नेगेटिव चार्ज की रिक्वायरमेंट है तो ये स्पीशीज जो है इस नेगेटिव चार्ज को अपने ऊपर डिस्पर्स करवा लेगी, और जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज हमारा डिस्पर्स होता है उतनी ही ज्यादा मेरे पास क्या होती है, स्टेबिलिटी, और उतना ही ज्यादा मेरे पास स्ट्रॉन्ग एसिडिक कैरेक्टर आ जाएगा। तो मेरे पास कहने का मतलब क्या है कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के या फिर कह लीजिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट के। अब हमारे पास कौन कौन से ऐसे इफेक्ट हैं जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर शो करते हैं, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो मेरे पास जितने भी माइनस इफेक्ट है, माइनस आई है, माइनस एम है, माइनस आर है, माइनस एच है, ये सारे के सारे मेरे पास क्या करेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेंगे। ये सारे के सारे क्या करेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ को मेरी इंक्रीज करेंगे। जबकि जितने भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है, मैंने यहां पर क्या किया, मैंने यहां पर पहले ही नेगेटिव चार्ज था, मैंने यहां पे मान लीजिए OH और लगा दिया। अब ये OH क्या करेगा, ये इसके पास जो लोन पेयर है वो यहां पे पार्टिसिपेट करवाएगा, ये यहां पर जाएगा और ये नेगेटिव, ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है यहां पर शिफ्ट हो जाएंगे। यानी कि पहले ही इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी ज्यादा हाई थी, हमने एक ऐसा इफेक्ट लगा दिया, एक ऐसा ग्रुप लगा दिया जो कि रिंग के अंदर और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देगा। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, वो एनायन अनस्टेबलाइज हो जाएगा। क्यों? नेगेटिव नेगेटिव रिपल्शन होगा ना, तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करूंगा उतना ज्यादा रिपल्शन और उतनी ही ज्यादा अनस्टेबिलिटी। इसीलिए मेरे पास जितने भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है वो एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करते हैं। यानी कि मेरे पास जितने भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है, यानी कि प्लस आई हो गया, प्लस एम हो गया, प्लस आर हो गया, प्लस एच हो गया, ये सारे के सारे क्या करेंगे, ये सारे के सारे मेरे पास एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करेंगे। ये क्या करेंगे, ये सारे के सारे एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करेंगे। अब देखिए, कई बार जो है हमारे पास क्वेश्चन जो है पूछा जाता है कि इस गिवन क्वेश्चन के अंदर, इन गिवन कंपाउंड्स के अंदर एसिडिक ऑर्डर बताओ, कौन स्ट्रॉन्ग एसिड कौन वीक एसिड। और कई बार जो है ऑन द बेसिस ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट, दैट इज Ka, डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka, इसके फॉर्म में पूछा जाता है कि बताओ इनको डिफरेंट कंपाउंड्स को अरेंज करो ऑन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ Ka या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ Ka। Ka क्या है मेरे पास, Ka है मेरे पास डिसोसिएशन कांस्टेंट, Ka मेरे पास क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट। आपने इक्विलिब्रियम सुना होगा, अब आप कहोगे सर इक्विलिब्रियम को कहां ले आए जीओसी के अंदर, एक इनऑर्गेनिक का चैप्टर, एक फिजिकल का चैप्टर, एक मेरे पास ऑर्गेनिक का चैप्टर, दोनों में क्या कुछ मतलब रिलेशन है? रिलेशन कुछ भी नहीं है। डिसोसिएशन तो हमारे पास चाहे वो मेरे पास इनऑर्गेनिक कोई एलिमेंट हो या सोल्ट हो उसका भी होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड हो उसका भी होगा, ऑब्वियस ही बात है। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है मेरे पास, डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है मेरे पास कि एक जो गिवन रिएक्टेंट है वो कितना ज्यादा डिसोसिएट होकर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, राइट। तो वो होता है मेरे पास डिसोसिएशन कांस्टेंट। अब एक बात बताओ, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उतनी ही आसानी से वो H पॉजिटिव लूज करेगा, और जितनी ही आसानी से वो H पॉजिटिव लूज करेगा उतना ही ज्यादा मेरे पास फॉरवर्ड जो प्रोडक्ट है वो बनेगा। यानी कि डिसोसिएशन कांस्टेंट मेरे पास होता क्या है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, राइट। डिसोसिएशन कांस्टेंट मेरे पास होता क्या है, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। तो जितना ज्यादा मेरे पास स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उतना ही ज्यादा फॉरवर्ड रिएक्शन जो है मेरे पास फिजिबल होगी, और उतना ही ज्यादा मेरे पास क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट, और उतना ही कम रिएक्टेंट। यानी कि मेरे पास जो Ka है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, एसिडिक स्ट्रेंथ के। जो मेरे पास Ka है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ के। यानी कि चाहे आपसे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछे कि यहां पर एसिडिटी ऑर्डर बताओ, चाहे आपसे पूछे यहां पर डिसोसिएशन कांस्टेंट का ऑर्डर बताओ, दोनों सेम ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना है, राइट। अब एक दूसरा हमारे पास एक फैक्टर आता है, दैट इज Pk।
पीके क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ के ए को हम क्या कहते हैं, पीके ए, माइनस लॉग ऑफ के ए को क्या कहते हैं हम, पीके ए। और जो पीके ए होता है मेरे पास वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिक स्ट्रेंथ के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है मेरे पास जब हम एसिडिक ऑर्डर फाइंड आउट करते हैं। कई बार एग्जामिनर ऐसे पूछते हैं एसिडिक ऑर्डर बताओ, कई बार पूछेगा डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी कि के ए का ऑर्डर बताओ, और कई बार पूछेगा पीके ए का ऑर्डर बताओ कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीके ए। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीके ए का मतलब क्या हो गया, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। क्यों, क्योंकि pKa जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिक स्ट्रेंथ के। अगर उसने पूछा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो डिफरेंट कंपाउंड्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ pKa में, तो जितना ज्यादा pKa बढ़ेगा उतनी ही कम मेरे पास एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। यानी कि एक तरीके से एग्जामिनर पूछ रहा है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ में मेरे कंपाउंड्स को अरेंज करके दिखाओ मुझे। ठीक है, तो ये डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज थी, ये डिफरेंट इफेक्ट्स थे, डिफरेंट जो है वैल्यूज थी जो आपको पता होनी चाहिए कि इनका क्या मतलब है क्वेश्चंस करने से पहले। अब चलिए, ये सारी की सारी बात मैंने आपको बताई हुई है, ये सारी की सारी चीजें आपने अप्लाई की हुई है। अब जो चीज आपको नहीं आती है वो है सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन करना। वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन करना। तो चलिए क्वेश्चन करके देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, जो कंसेप्ट थे ना सारे बता चुका हूं मैं आपको। मैंने जीओसी के पर लेक्चर जो है आधे आधे घंटे की बनाई है, और एक एक इफेक्ट को खत्म करने के लिए मैंने दो दो तीन तीन वीडियो बनाई हुई है। और उन चीजों के अंदर मैंने अच्छे से आपको एप्लीकेशन, अच्छे से उनको अरेंज करना, अच्छे से अप्लाई करना सिखाया हुआ है। अब मैं अगर आपको दोबारा वो सारे इफेक्ट अप्लाई करना बता दूंगा तो फिर फायदा क्या हुआ उन वीडियोस के ऊपर एक एक घंटा लगाने का, एक एक इफेक्ट के ऊपर दो दो घंटे लगाने के, कोई फायदा नहीं हुआ। आपको आता नहीं है फिर वो है क्वेश्चन, थ्योरी आपको सारी पता है, चीजें आपको सारी पता है, ग्रुप के बारे में आपको सब कुछ पता है, कौन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, कौन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। बस आपको करने का तरीका सीखना है कि यहां पर हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो इस वीडियो में अब हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हाँ मेरे को एसिडिक ऑर्डर इन चीजों के बेसिस के ऊपर इन इफेक्ट को लगा के अप्लाई करना होता है, राइट। अब चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन मेरे पास है, एक मेरे पास RSO3H है और एक मेरे पास RCOOH है, एक मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक मेरे पास सल्फोनिक एसिड है। दोनों में मुझसे पूछा हुआ है कि बताओ कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ठीक है। या फिर आप कह लीजिए यहाँ पे एसिडिक ऑर्डर पूछा हुआ है, या फिर Ka ऑर्डर पूछा हुआ है, या फिर Pk, ठीक है। इन तीनों के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। तो सबसे पहली बात, एसिडिक ऑर्डर और जो Ka ऑर्डर होगा वो इक्वल होगा, राइट। और मेरे पास जो Pka ऑर्डर होगा वो एकदम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों के। ये चीज मैं आपको बता चुका हूं। अब देखिए क्या करना है, हमें किसी भी चीज को देख के कभी भी डायरेक्ट कंक्लूजन पे नहीं पहुंचना है। पहले उसका स्ट्रक्चर बनाओ, उसके अंदर देखो कौन से इफेक्ट अप्लाई हो सकते हैं। रेजोनेंस होगा, मीजोमेरिक होगा, इंडक्टिव होगा, हाइपर कंजुगेशन होगा। सबसे पहले ये चेकआउट करो कि यहां पर मेरे पास कौन सा इफेक्ट लगेगा, और उस इफेक्ट के बाद हमें देखना है कि हाँ कौन सा कंपाउंड मेरे पास ज्यादा स्टेबलाइज होगा, कौन सा कम स्टेबलाइज होगा, कौन सी चीज नेगेटिव चार्ज को ज्यादा स्टेबलाइज कर रही है, कौन सी चीज नेगेटिव चार्ज को कम स्टेबलाइज करनी है, ठीक है। एक बात और आपको याद होगा अच्छे से, मेरे पास अगर मैं ऑर्डर बताता हूं, मान लो एक चीज में मेरे पास जो है मीजोमेरिक चीज, एक कंपाउंड के अंदर मीजोमेरिक इफेक्ट अप्लाई होके नेगेटिव चार्ज जो है स्टेबलाइज हो रहा है, और दूसरे कंपाउंड में मेरे पास हाइपर कंजुगेशन अप्लाई होके वो कंपाउंड स्टेबलाइज हो रहा है। तो वहां पर आपको एटलीस्ट ये बात पता होनी चाहिए, सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग मेरे पास मीजोमेरिक होता है, फिर मेरे पास हाइपर कंजुगेशन होता है, तब जाके मेरे पास आखिरी में बात आती है इंडक्टिव इफेक्ट की। तो ये चीज मत भूलना बिल्कुल भी, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलो हम इनके स्ट्रक्चर बनाते हैं। मेरे पास सल्फोनिक एसिड है, S डबल बॉन्ड O OH, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड है, RC डबल बॉन्ड OH। मैंने क्या किया, मुझे एसिडिक ऑर्डर पूछा हुआ है। एसिडिक का मतलब क्या हो गया, मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, H पॉजिटिव को लूज करवाना पड़ेगा, और जैसे ही मैंने H पॉजिटिव को लूज करवाया मेरे पास क्या बन जाएगा, एक एनायन देखने को मिल जाएगा। अब मुझे देखना है ये एनायन कितना स्टेबल है, ये एनायन कितना स्टेबलाइज है। तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर जाएगा, ये यहाँ पे मेरे पास रेजोनेंस बन रहा है, यानी कि यहाँ पे मेरे पास रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है ये एनायन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये नेगेटिव चार्ज यहां पर जाएगा, अब की बार ये यहां पर चला जाएगा। तो यहां पर मेरे पास तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं। यहां पर मेरे पास क्या देखने को मिल रहे हैं, हमें तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं। आपने एक बात नोटिस करी, तीनों के तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ना इक्विवेलेंट है, तीनों के तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट है। और हमने बात की थी कि
एक जगह जितने ज्यादा नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी होती है कंपाउंड की। लेकिन एक्सेप्शन क्या होती है, एक जगह मान लो 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और एक जगह मान लो 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, लेकिन जो 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो दोनों इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट का मतलब क्या है कि तीनों के तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेम है, हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। यहां पर देखो, यहां पर क्या है, एक अल्काइल ग्रुप, एक अल्काइल ग्रुप, एक अल्काइल ग्रुप, 2 डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, 2 डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, 2 डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, ठीक है, एक नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन है, एक नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन है, एक नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन है, यानी कि तीनों के तीनों क्या है, मेरे पास इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। और मैंने अभी एग्जांपल दिया कि एक जगह 2 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और एक जगह 5 नॉर्मल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं। तो 2 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जहां पे बनेंगे ना, वो कंपाउंड ज्यादा स्टेबलाइज होगा एज कंपेयर टू दैट कंपाउंड जिसके अंदर 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, ठीक है। तो ये रेजोनेंस के बारे में हमने बात पहले कर चुके हैं हम, तो एक बार रिमाइंड करवाया मैंने। अब यहां पर देखते हैं, यहां पर मैंने जैसे ही H पॉजिटिव लूज कराया, क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव बन जाएगा। अब ये नेगेटिव चार्ज यहां पर जाएगा, ये भी रेजोनेंस का पार्ट बन जाएगा और मेरे पास यहां पे क्या बन जाएगा, RCO नेगेटिव डबल बॉन्ड O। तो ये देखो, ये भी क्या है मेरे पास, ये भी मेरे पास इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये भी मेरे पास क्या है, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। कैसे, एक अल्काइल ग्रुप, एक अल्काइल ग्रुप, एक कार्बन, एक कार्बन, एक डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, एक डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन विद नेगेटिव चार्ज, एक ऑक्सीजन विद नेगेटिव चार्ज, यानी कि ये दोनों ही भी क्या है मेरे पास, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन ज्यादा स्टेबलाइज है, कौन ज्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो देखो, यहां पर जैसे ही मैंने H पॉजिटिव रिमूव करवाया, यहां पर जैसे ही मैंने H पॉजिटिव रिमूव करवाया, मेरे पास यहां पर 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये इंपॉर्टेंट बात है, 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, जबकि यहां पर मेरे पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ 2 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं। तो बताओ खुद सोच के कौन ज्यादा स्टेबलाइज हो रहा है। ऑब्वियस सी बात है, ये नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबलाइज होगा, और अगर ये नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबलाइज होगा तो मेरे पास जो सल्फोनिक एसिड होता है वो स्ट्रॉन्गर एसिड कंसीडर होगा एज कंपेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड, एज कंपेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसी तरीके से हमें क्वेश्चन करने होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास ऑर्डर है Ka का या फिर एसिडिक स्ट्रेंथ का। कोई मुझसे पूछ ले pKa का ऑर्डर बताओ, तो pKa मैंने क्या बताया था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिक स्ट्रेंथ के, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का pKa ज्यादा होगा सल्फोनिक एसिड से। ये बात कंफ्यूज मत होना, हमेशा एग्जामिनर जो है Ka और pKa की फॉर्म में ही क्वेश्चन पूछता है, कभी ये नहीं पूछता कि कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन वीक एसिड, हमेशा कहेगा pKa या फिर Ka के अकॉर्डिंग इन एसिड को अरेंज करो, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन करने होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। मान लीजिए मेरे पास एक फिनोल है, ठीक है, मेरे पास एक फिनोल है, दूसरा कंपाउंड भी मेरे पास फिनोल है। बस यहां पर अब की बार क्या लगा दिया मैंने, यहां पर मैंने कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया, मान लीजिए NH2। तीसरा मेरे पास फिनोल है और यहां पर मैंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया NO2, राइट। मुझसे पूछा हुआ है इनकी Ka के अकॉर्डिंग अरेंज करो, इन तीनों कंपाउंड को Ka के अकॉर्डिंग अरेंज करो कि यहां पर मेरे पास Ka का ऑर्डर क्या देखने को मिलेगा। तो देखिए, फिनोल है मेरे पास, यहां पे जैसे ही H पॉजिटिव लूज करेगा ये बन जाएगा O नेगेटिव, यहां पर भी सेम O नेगेटिव बनेगा, यहां पर भी सेम O नेगेटिव बनेगा और यहां पर भी सेम मेरे पास O नेगेटिव ही देखने को मिल जाएगा। लेकिन तीनों में फर्क क्या है, तीनों में फर्क ये है कि यहां पर कोई भी, यहां पे सिर्फ और सिर्फ रेजोनेंस लग रहा है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ रेजोनेंस लग रहा है, यहां पर मेरे पास रेजोनेंस भी लग रहा है और प्लस M इफेक्ट लग रहा है NH2 ग्रुप का, ठीक है। यहां पर रेजोनेंस भी है और प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट है मेरे पास किसका, NH2 का, और यहां पे मेरे पास रेजोनेंस है और साथ में माइनस M इफेक्ट है NO2 का, ठीक है। तो अब एक बात देखो, रेजोनेंस से रेजोनेंस कैंसिल, रेजोनेंस से रेजोनेंस कैंसिल, मैं रेजोनेंस के बेस के ऊपर बिल्कुल भी नहीं बता सकता हूं कौन स्ट्रॉन्ग एसिड कौन वीक एसिड, राइट। अब देखो मेरे को देखना है यानी कि मेसोमेरिक इफेक्ट के बारे में, कि मेसोमेरिक इफेक्ट क्या करेगा मेरे पास, कहां पर मेरे पास किस तरीके से एनायन को स्टेबलाइज करेगा। तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जितने भी मेरे पास
इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट होंगे वो मेरे एनायन को स्टेबलाइज करेंगे और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट क्या करेंगे, डिस्टेबलाइज करेंगे। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वगैरह बनाने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट देखो माइनस एम इफेक्ट है मेरे पास, ज्यादा स्टेबलाइज होगा। तो सबसे पहला नंबर ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड ये। दूसरा मेरे पास देखो प्लस एम इफेक्ट है, डिस्टेबलाइज करेगा। यहां पर कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जो कि इसको स्टेबलाइज या डिस्टेबलाइज करेगा। तो पहला चीज तो ये हो गई कि यहां पे माइनस एम इफेक्ट था, स्टेबलाइज हो रहा है, कोई डाउट नहीं है मुझे। यहां पे फर्स्ट नंबर इसको दे सकते हैं। अब देखो यहां पर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ रेजोनेंस है, यहां पर रेजोनेंस है, मीजोमेरिक है। ये मीजोमेरिक जो है वो डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर है, ये मीजोमेरिक इस नेगेटिव चार्ज को डिस्टेबलाइज करेगा। लेकिन क्या यहां पर कोई ऐसा फैक्टर है जो डिस्टेबलाइज करेगा? कोई भी नहीं है। तो यानी कि यहां पर सेकंड नंबर इसको और थर्ड नंबर इसको थर्ड नंबर क्यों? क्योंकि यहां पर मीजोमेरिक तो है लेकिन ये मीजोमेरिक कैसा है, प्लस एम इफेक्ट, और प्लस एम इफेक्ट क्या करेगा, मेरे एनायन को डिस्टेबलाइज करता है। यहां पर एटलीस्ट कोई ऐसा फैक्टर तो नहीं है ना जो नेगेटिव चार्ज को डिस्टेबलाइज कर रहा हो, तो यहां पर ये सेकंड नंबर हो जाएगा। लेकिन ये मेरे पास वो फैक्टर है जो डिस्टेबलाइज करेगा मेरे एनायन को, इसीलिए मैंने इसको क्या दिया, थर्ड नंबर दिया है। राइट, ओके। अब चलो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, मैंने कहा बहुत डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करवाने वाला हूं, टेंशन लेने की बात नहीं है। जस्ट आप ध्यान से देखते रहो और उसके बाद अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो जो भी मॉड्यूल आपके पास है। मेरे पास क्या है, एक CH4 है, मेरे पास एक अमोनिया है, मेरे पास एक वाटर है और एक मेरे पास HF है। मुझसे पूछा हुआ है इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ pKa में अरेंज करो। थोड़ा सा चलो टिपिकल बना देते हैं, pKa में अरेंज करो इनको। क्या करना है, pKa यानी कि एसिडिटी के बारे में, हमें एसिडिटी के बारे में कुछ ना कुछ पूछा हुआ है। क्या करो, H पॉजिटिव रिमूव करवा दो, CH3 नेगेटिव बनेगा, NH2 नेगेटिव बनेगा, OH नेगेटिव बनेगा, F नेगेटिव बनेगा। राइट, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताओ, अलोंग द पीरियड चलते हैं मेरे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है यानी कि मेरे पास जो एलिमेंट है वो चाह रहा है कि हाँ मुझे नेगेटिव चार्ज दो, तुम मुझे नेगेटिव चार्ज दोगे, मैं उस नेगेटिव चार्ज को स्टेबिलिटी दूंगा। जस्ट लाइक सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उसी तरीके से इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहता है तुम मुझे नेगेटिव चार्ज दो, मैं उस नेगेटिव चार्ज को स्टेबिलिटी दूंगा। तो मुझे पता चल गया यहां पर जा रहा हूं मैं, मेरे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है यानी कि वो एलिमेंट की जो चाहत है नेगेटिव चार्ज को बियर करने की वो इंक्रीज हो रही है, यानी कि नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा खुश, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ रहेगा। तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, एसिडिटी ऑर्डर। ये मेरे पास क्या हो जाएगा, एसिडिटी ऑर्डर कह लीजिए या फिर Ka का ऑर्डर जो है वो ये हो जाएगा। लेकिन हमसे पूछा क्या हुआ है, हमसे पूछा हुआ है pKa का ऑर्डर बताओ। The examiner don't want to listen about the Ka order, he want a pKa order। तो pKa हमें पता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किससे, हमारे पास pKa इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट या फिर एसिडिटी के। तो मेरे पास pKa का ऑर्डर क्या हो जाएगा, CH3 नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, OH नेगेटिव एंड सबसे कम F नेगेटिव। ये है मेरे पास pKa का ऑर्डर, क्योंकि pKa जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिक स्ट्रेंथ के। अब एक बात बताऊं आपको सरप्राइज कर देने वाली, जो आप ये pKa ऑर्डर निकाल रहे हो ना, जो आपने ये pKa ऑर्डर निकाला है, ये मेरे पास बेसिसिटी का ऑर्डर भी है, ये मेरे पास बेसिसिटी का ऑर्डर भी है। कैसे, दुनिया हिल गई। जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड वो उतना ही वीक बेस, सबको पता है ये बात, कंसेप्ट सबको पता होते हैं, दिक्कत होती है अप्लाई करने में, उनको अप्लाई करना नहीं आता। जो जितना स्ट्रॉन्ग एसिड वो उतना ही वीक बेस, जो जितना वीक बेस वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड। मैंने यहां पर क्या बताया है, ये एसिडिटी ऑर्डर है, ये pKa ऑर्डर है। pKa ऑर्डर मैंने बताया इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एसिडिटी के, यानी कि सबसे ज्यादा pKa इसका, यानी कि सबसे वीक एसिड ये, और जो सबसे वीक एसिड वो उतना ही स्ट्रॉन्ग क्या होता है, मेरे पास बेस होता है। यानी कि चाहे आप pKa कह लो चाहे इसे आप बेसिसिटी ऑर्डर कह लो, दोनों सेम ही बात है। pKa is directly proportional to basicity, pKa is directly proportional to basicity। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा सा और अच्छा, ताकि आपको अलोंग द ग्रुप का भी पता चल जाए। ये हमने पीरियड की बात की थी, मेरे पास क्या है, HF, HCl, HBr, HI। एसिडिटी ऑर्डर पूछा हुआ है, Ka ऑर्डर पूछा हुआ मुझसे, ठीक है।
अब देखो एसिडिटी ऑर्डर पूछा हुआ है, H पॉजिटिव निकालूंगा, जो नेगेटिव चार्ज बनेगा उसकी स्टेबिलिटी मुझे चेकआउट करनी पड़ती है। यहाँ पे क्या बनेगा Br नेगेटिव, यहाँ पे क्या बनेगा मेरे पास I नेगेटिव। मैंने आपको बताया था जब हम न्यूक्लियोफिलिसिटी पढ़ रहे थे, बेसिसिटी पढ़ रहे थे, डाउन द ग्रुप जाते हैं ना तो साइज होता है एटम का बहुत ज़्यादा इंक्रीज, और जितना ज़्यादा साइज एटम का इंक्रीज होगा नेगेटिव चार्ज उतनी ही आसानी से डिस्पर्स हो पाएगा, और जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स होता है किसी भी एटम के ऊपर उतना ही ज़्यादा वो नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज होता है। तो मेरे पास आयोडीन का साइज सबसे ज़्यादा बड़ा है, सबसे ज़्यादा अच्छे से ही मेरे पास आयोडीन जो है वो इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर पाएगा, और जितना ज़्यादा आसानी से नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज हो पाएगा उतना ही ज़्यादा मेरे पास स्टेबल मेरे पास नेगेटिव चार्ज होगा, और उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेरे पास एसिडिटी ऑर्डर देखने को मिल जाएगा। तो यहां पर आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना ये सोच के कि फ्लोरीन जो है मेरे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन है, तो वो स्टेबलाइज करेगा नेगेटिव चार्ज को, और सबसे ज्यादा एसिड मेरे पास ये हो जाएगा। इस चीज को लेकर कंफ्यूज मत हो, फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, स्टेबलाइज कर देगा, लेकिन तुम्हें एक बात पता है इन तीनों के पास एम्प्टी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तो ये नेगेटिव चार्ज को वाया रेजोनेंस अपने एम्प्टी ऑर्बिटल के अंदर डालकर स्टेबलाइज कर सकते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो मेरे पास एक तरीके से इंडक्टिव इफेक्ट का फैक्टर हो गया, जबकि ये क्या शो कर देंगे, ये रेजोनेंस शो कर सकते हैं, ये रेजोनेंस शो करते हैं। तो कभी भी केमिस्ट्री के अंदर एक इफेक्ट को लेके बैठो, लेकिन पकड़ के मत बैठो कि हाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें पता है तो हम हर जगह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाल देंगे, हर जगह अपने क्वेश्चन को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस के ऊपर सोल्व करेंगे, ऐसा नहीं होता। अरे देखो ना मेरे पास फोर्थ पीरियड से एलिमेंट सारे के सारे हैं, थर्ड पीरियड एंड ऑनवर्ड जो एलिमेंट होते हैं, जो थर्ड पीरियड एंड ऑनवर्ड एलिमेंट होते हैं उनके पास एम्प्टी ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, P और D दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो है अपने नेगेटिव चार्ज को एक तरीके से आप ये कह लो कि उन एम्प्टी ऑर्बिटल में वाया रेजोनेंस डालकर स्टेबलाइज कर सकते हैं, और जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेरे पास एसिड देखने को मिल जाएगा। तो ये था एसिडिटी ऑर्डर के बारे में, जिसमें हमने डिफरेंट केसेस पढ़े हैं। बहुत हद ज्यादा क्वेश्चन होते हैं, हर क्वेश्चन को करवाना पॉसिबल नहीं है, तो खुद करो, क्वेश्चन देखो, जो ना समझ में आए मुझे या तो टेलीग्राम पे मैसेज कर दो, टेलीग्राम पे मैंने ग्रुप बनाया हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ताकि आप अपनी क्यूरीज जो है वहां पे पोस्ट कर सको, हम सारे मिलके, और भी स्टूडेंट्स हैं आप जैसे वहां पे, हम सारे मिलकर उसको सोल्व आउट कर सके। या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज ड्रॉप आउट कर दो, आप टेलीग्राम पे नहीं हो तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।